व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो हम देख रहे हैं डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ऑन इंडियन मुस्लिम्स, लद्दाख क्राइसिस, मोदी, राहुल, केजरीवाल। ये पॉडकास्ट है। इसका फर्स्ट पार्ट मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन व्लॉगर में होगा। तो अगर आपने वो नहीं देखा, पहले वो देखना और उसके बाद ये आगे का देखना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। सिर्फ पर्सनल से थोड़ा पॉलिटिकल सवालों की तरफ आ जाते हैं। अब की बार 400 पार ये नारा हर तरफ चल रहा है। यस, पर जो एक सीरियस एलिगेशन जो आपकी पार्टी और सरकार पर लग रहा है वो ये है कि आप लोग विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल जी जेल में, हेमंत सोरेन जी जेल में है। ऐसे तो फिर 400 के आप लोग 500 पार कर लेंगे। जो लोग ये कहने का प्रयास करते हैं तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आज सोनिया जी और राहुल जी जिस मामले में बेल पे हैं वो अक्टूबर 2013 में नेशनल हेराल्ड केस अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा स्टार्ट हुआ था। हमारी सरकार नहीं थी। डीएमके के नेता ए राजा कनिमोझी 2011 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं थी। सुरेश कलमणी 2010 में जेल गए, हमारी सरकार नहीं तब से चल रहा है। मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज हुआ, हमारी सरकार नहीं थी। शिबू सोरेन 2006 में जेल गए, जेएमएम के नेता, हमारी सरकार नहीं थी। करुणानिधि 2000 में जेल गए, लालू यादव 1997 में जेल गए, जयललिता कितनी बारी जेल गया है जेल गई, और झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड 1994 में हुआ। और एक और मैं बात कह दूं, इनमें से कोई ये नहीं कह सकता कि उनकी सरकारों ने कोई केस शुरू किया। ये सारे केस याचिकाकर्ता लोग कोर्ट में गए, कोर्ट के आदेश पे केस शुरू हुए, कोर्ट के आदेश पे जांच हुई और ये लोग जेल में गए। तो मैं कहना चाहता हूं भाई, हम पिछले 30-35 सालों में, और उसके आगे जाइए तो 1987 में राजीव गांधी जी पे आरोप लगा, 1990 में एफआईआर दर्ज हुई। तो भैया ये बताइए 2014 से पहले, यानी हम जब बच्चे थे, हम जब छात्र से वहां से जवानी की पूरी दहलीज पार कर गए, इन लोगों को जेल से अंदर बाहर आते जाते देखते, आप कह रहे हैं कि साहब 2014 के बाद मतलब कोई इसको कोई शब्दशा ना ले कि मतलब कोई हिस्ट्री शीटर आके ये कहे कि साहब ये थानेदार जब से आया है तब से हमको थाने में ज्यादा बुला रहा है, तो ये समझ में नहीं आता। इसलिए मैं इसमें सिर्फ एक ही केस कोट करता हूँ। अभी कोर्ट का जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसने कहा कि यदि सांसद विधायक रिश्वत लेकर कोई वोटिंग करते हैं तो अब उनको वो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, वो बचाव नहीं रहेगा जो 1994 के झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत कांड में था, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 3 सांसदों पे बात साबित हो गई कि उन्होंने पैसा लेकर कांग्रेस की सरकार को विश्वास मत में बचाया था। पर कोर्ट ने कहा था चूंकि कोई सांसद यदि कोई कार्य संसद में कर रहा है तो उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता, वो बच गए थे। अच्छा, और आज हम कहाँ बैठे 2024। तो मैं लाइटर नोट कहना चाहूंगा, बहुत बार हमने फिल्मों में वो डायलॉग सुना है 20 बरस पहले की बात है, तो मैं कहना चाहता हूँ 30 बरस पहले की बात है। यही जेएमएम था और यही कांग्रेस थी। आज भी अगर सोरेन साहब जेल गए हैं तो वही कांग्रेस है और वही जेएमएम है। तो जो पुराना फिल्म का गीत था ना, तो उसे हम थोड़ा परिवर्तित करके कह सकते हैं कि 30 साल पहले ये दोनों दल, ये सारे भ्रष्टाचारी दल एक दूसरे से कह रहे हैं कि 30 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, जिया बेकरार था, यही भ्रष्टाचार था, आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन सर, जांच एजेंसियां इंडिपेंडेंट है ये बोला तो जाता है आप लोगों की तरफ से, फिर भी एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने जो पिछले 10 सालों में केसेस फाइल किए हैं उनमें से 95% केस विपक्षी नेताओं के पिछले 10 साल, मतलब 121 में से 115, जो एक रिपोर्ट मेरे पास है। लेकिन यूपीए सरकार के टाइम ईडी ने 10 सालों में जो टोटल केस फाइल किए थे उनमें से सिर्फ आधे ही ऑपोजिशन पर थे। तो इसका क्या रिबटल है? इसका कमेंट्स में कई लोग लिखते हैं, क्या थी जरा उसे डिफाइन करेंगे। यही तो बदल गया है। उस आधे में कौन था? जेएमएम भी थी, वो मुलायम सिंह भी थे, उसमें मायावती भी थी। ये सारे उस समय उसमें वो लोग अपने पक्ष का मानते थे। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, चलिए, ये 17वीं लोकसभा चल रही है और 18वीं लोकसभा के लिए हम लोग चुनाव में हैं। इससे पहले 16वीं, 15वीं, 14वीं, 13वीं, 12वीं, 11वीं, 1984 से 2014 तक कोई एक लोकसभा बता दें जब इनकी पार्टियों के किसी न किसी नेता भ्रष्टाचार के किसी न किसी आरोप में कोर्ट कचहरी या जांच एजेंसियों के चक्कर न काटे हो, बता दें। तो ये तो आपका हमेशा से रहा है। हमेशा आप भ्रष्टाचार के आरोप में जांच एजेंसियों के चक्कर काटते रहे हैं और अब आप अकारण यह बात कहना चाह रहे हैं। तो हमें बता दें कि भाजपा के किस नेता के ऊपर रहा उस समय कोई भ्रष्टाचार का केस?
तब भी आप ही इन्हीं पार्टियों की तरफ था, चाहे ये इस तरफ रहे हो या उस तरफ रहे हो, आज भी उन्हीं की तरफ है। तो भ्रष्टाचार की आदत और भ्रष्टाचार की फितरत नहीं बदली है, सिर्फ सियासत बदल गई है। तो आप अपने करियर में सूचना सलाहकार भी रहे और सबसे युवा राजनीतिक सलाहकार भी रहे, तो इस वक्त अगर आपको राहुल गांधी जी और अरविंद केजरीवाल जी को एक एक सलाह देनी होगी तो क्या देंगे? बताइए क्या सलाह देंगे? कि सलाहकारों की सलाह सुनना शुरू करिए और समझदार सलाहकारों की बात सुनना चाहिए। रामचरितमानस की एक चौपाई है, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, जो कही गई थी कि सचिव वैद्य गुरु तीन जो। तो मैं शब्द उसको उनको ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, पर ये रावण के लिए कही गई थी। सुंदरकांड में है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन का होए बेगहीन आए। मतलब सचिव, वैद्य और गुरु, यदि ये तीन किसी राजा से, यानी आज के संदर्भ में कहें रूलर से, अच्छा बोलने लगे तो आप समझ लीजिए, सचिव अगर अच्छा बोलने लगे यानी आपके सलाहकार केवल गुडी गुडी बोलने लगे तो राज गया, वैद्य यानी डॉक्टर गुडी गुडी बोलने लगे तो शरीर गया, और गुरु गुडी गुडी बोलने लगे तो धर्म गया। और इनके साथ तो समस्या ये है, जब आप ये समझिए, राहुल गांधी जी को जितने लोग उनके पिताजी के कार्यकाल के, माताजी के कार्यकाल के सलाहकार लोग के, सबको उन्होंने किनारे कर दिया। और केजरीवाल जी ने तो अपने गुरु अन्ना जी को ही किनारे कर दिया। तो सलाह लेने को तो तैयार हो, तब तो कोई सलाहकार सलाह देगा। जो सलाह देना चाहता है उसको तो कह देते हैं बीजेपी का एजेंट। ये सबसे बड़ी समस्या है। तो इसलिए इनको रामचरितमानस की चौपाई याद दिलाने की जरूरत है। पर सर एक जो और कॉमन एलिगेशन लगता है, क्योंकि वो पिछले सवालों से भी जुड़ा हुआ है, कि जो आपको ज्वाइन करता है उसके केसेस बंद हो जाते हैं। ये भी बड़ा कमेंट्स में लिखते हैं, अजीत पवार जी हों, हमारे कमेंट्स में बड़ा होता है। और तो ऐसे कई एग्जांपल्स लोग देते हैं कि वो आया तो आप लोग के पास एक बढ़िया वाली वॉशिंग मशीन। देखिए, एक गृह मंत्री इस विषय में बहुत स्पष्ट कर चुके हैं, किसी भी नेता पे जिस पे हमने आरोप लगाए थे, किसी से हमने केसेस विड्रॉ नहीं किए। जिसमें आपने आरोप लगाया, किसी से केस विड्रॉ नहीं किए, चाहे वो उधर रहा हो या इधर रहा हो। हाँ, हमारा स्टैंड नहीं चेंज हुआ, इनका स्टैंड चेंज हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि वॉशिंग मशीन है भाजपा, तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? गंदगी गठरी कहाँ है? मतलब एक कहावत होती है हिंदी में, गंदगी है तभी साफ करने आ रहे हैं ना, बनना, पर ये अपने मुंह मियां फजीयत बनना। तो आप कहने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। अब नारदा शारदा का मामला है, तो वेस्ट बंगाल सरकार का ऑफिशियल स्टैंड था कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। ठीक, जो आरोप महाराष्ट्र सरकार में है, उनकी सरकारों का आधिकारिक बयान था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारा विपक्ष के रूप में आरोप था कि ऐसा हमें शक है जी, और जांच चल रही है। तो हमने अपना स्टैंड नहीं चेंज किया, आपने स्टैंड चेंज कर दिया। सरकार के रूप में आपका बयान है कि आपकी सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप कहते नहीं, भ्रष्टाचार हुआ था, बहुत भयंकर भ्रष्टाचार हुआ था, हम लोग घनघोर भ्रष्टाचारी थे, देखो ये भ्रष्टाचारी था। तो भाई पहले वो ये बता दें कि उनकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं। तो बड़ी मजेदार बात है, खुद तो कहेंगे कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। अब जैसे ही व्यक्ति ने आपकी पार्टी को छोड़ा, अब आप कह रहे हैं वो भ्रष्टाचारी था। तो इसका मतलब आप अपने को भ्रष्टाचारी साबित कर रहे हैं। अपने को आप अपने ऊपर खुद एलिगेशन लगाने के ऐसे विचित्र उदाहरण आपको भारत की राजनीति में देखने को नहीं मिलेंगे, जो आज पार्टियां चेस्ट थंपिंग कर करके अपने को भ्रष्टाचारी साबित करने में लगी। यही कमेंट्स अगर आप देखोगे ना कमेंट सेक्शन में, ये दो क्वेश्चंस जो इन्होंने पूछे, यही सब जो है हमारे कमेंट सेक्शन में जो एंटी मोदी हैं और जो कहते हैं कि मोदी जी के, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मोदी जी ने देश को बहुत ऊपर उठाया, तो उनको अंतभक्त करके कमेंट्स आके लिखते हैं, सोचते हैं कि ऐसा बोल बोल के वो सच्चाई को दबा लेंगे। वही क्वेश्चंस इन्होंने पूछे इनसे, और जवाब अगर समझ में नहीं आए, जो इस टाइप के कमेंट्स हमको भी लिखते हैं, तो भैया जी आप लोगों का कुछ नहीं हो सकता। इसे दोबारा सुनिए। हाँ, फिर दोबारा सुनिए, फिर भी नहीं समझ तो फिर तीसरी बारी, चौथी बारी, पांचवी बारी सुनते रहना जब तक समझ नहीं आता। एंड होपफुली यहाँ पे कमेंट्स करना बंद कर देना। तो उन्होंने बता दिया कि जब तुम कहते हो कि वॉशिंग मशीन है और लोग अपने करप्शन को धोने आते हैं, तो इसका मतलब जब तुम्हारे वहां बैठे हुए थे तो तुम वो करप्ट थे ही ना, तुम मानते हो कि तुम लोग करप्ट हो, तो तुमको अब तुम किस मुंह से बता रहे हो? केस चलता है। हाँ, तो जो केस चल रहे हैं वो सच्चे केस खुद ही विड्रॉ कर देते तो बंद हो जाते हैं। कमाल ही था, कमाल ही था। अच्छी अच्छी बातें बताई हैं इन्होंने, और जिस तरह से बता रहे हैं, इनको समझ में जो है ना, विपक्ष को समझ में आ जाना चाहिए कि तुम्हारा जो है ना अंत बहुत निकट है,
और केजरीवाल और वो कह रहे थे ना राहुल गांधी को आप कुछ एडवाइस देना चाहते हो, इन्होंने तो बड़ी अच्छी एडवाइस दी है। मैं तो ये कह रही थी एडवाइस उनको ये देना चाहिए था, सच्चाई के पथ पर चल लो, देश के हित में काम करो बिल्कुल। और करप्शन को बोलो गुड बाय और अपने पाप धो लो। और जो वाकई टैलेंटेड है अपनी पार्टी में उनको मौका दो। एग्जैक्टली, पर नहीं करेंगे क्योंकि नहीं, उनको रूल करना ना, वो तो उनको गाने वो सिस्टम है। आदत आज जिसको बुरी पड़ जाए वो निखर छूटती तो है ही नहीं, तो वही होने वाला है। तो बड़ा अच्छा लगा। चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।